आ गया जी हाँ बच्चों, जी हाँ, फाइनली एनएमसी ने नया सिलेबस रिलीज कर दिया है नीट 2024 के लिए। तो आई होप बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि अब हम किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, सर न्यू सिलेबस फॉलो करें या ओल्ड सिलेबस फॉलो करें। तो ये सारे जो डाउट्स है वो एनएमसी ने दूर कर दिए हैं। क्यों सर? बिल्कुल सर जी। तो स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से वीडियो में, एक और प्यारे से सेशन में। इस सेशन में हम आपको बस बेसिकली ये बताएंगे यार कि जो अपडेटेड सिलेबस है, तो मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और मेरे साथ एक कामेश सर आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो हम लोग बिल्कुल पार सर भी रहेंगे, पार सर आपको बायोलॉजी के लिए भी बताएंगे। तो हम लोग आपको बस ये बता रहे हैं कि अपडेटेड सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हटी है और अब कैसे पढ़ना होगा, क्या क्या चेंजेस लाए हैं। क्योंकि सर जो पीडीएफ आई है वो बेसिकली पीडीएफ इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ है, इंग्लिश में सब कुछ है। तो उसमें काफ़ी सारे हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हिंदी में क्या होगा, या हम थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो एक बता दीजिए। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जो लोग ये चाह रहे थे कि सर हिंदी में बता दो कि कौन कौन से टॉपिक अब नहीं पढ़ने हैं जी। ठीक है। और साथ ही साथ इस अपडेटेड सिलेबस पर बेस्ड एक और उड़ान बैच ऑलरेडी हमने आपको बताया था 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म के लिंक है, उसे फिल कर सकते हो आप। बाकी उसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में आपको और बताएंगे। ठीक है सर, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एक बार इनको फिर से पीडीएफ दिखा देते हैं, है ना। ये पीडीएफ मैंने आपको कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें ये अपडेटेड सिलेबस था इस पीडीएफ में। तो सर आप केमिस्ट्री से शुरुआत कीजिए क्योंकि फिजिक्स में तो ज्यादा टॉपिक हटे नहीं है। हाँ, तो आप फिजिक्स से बता दीजिए, केमिस्ट्री में बता दीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार, आप सबने वैसे तो देख लिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया हो क्या क्या चीजें, किस तरीके से मुझे मैनेज करना है, क्या चीजें मुझे पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल अपडेट है एनएमसी के जरिए, जो कि यहां पर आपके जो मेडिकल जो आपकी स्टडी होगी ना, उसमें एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, यही आपके यहां पर आगे चल करके एनएमसी वो डिपार्टमेंट है बेटा जो कि आपके यहां पर मेडिकल की प्रिपरेशन करवाएगा, आगे चल करके डॉक्टरी की पढ़ाई करवाएगा। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हम हमारे पेपर में आपसे क्या क्या चीजें पूछेंगे, किस किस पार्ट से क्या क्या टॉपिक पूछेंगे, तो वही आपको पढ़ने है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो अब अपने स्टडी मटेरियल को क्या कर लो, सीमित कर दो, यही है, इसी में से मुझे करना है। अब बात करें इसमें सबसे पहले, जैसे कि मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो क्या क्या चीजें हैं। यहां पे कुछ फिजिक्स के पार्ट है, अब देखो यहां पर केमिस्ट्री के पार्ट। हाँ जी, तो केमिस्ट्री में तो सबसे पहली बात यार, जो न्यू एनसीईआरटी है ना, एनएमसी वालों ने बोला है कि हम इसी में से पेपर बनाएंगे। देखो ध्यान से, यहां पर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा इनका सिलेबस आया है। ओहो रुक जा भाई, रुक जा। ओके, हाँ, तो अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अच्छे से आप देख लो। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर, जो कि आपको सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। आप हर बार बच्चे हर बार इसको तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो पहला वाला चैप्टर बढ़िया से आपको करना है, ये रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। ये वो चैप्टर से जो आपको पढ़ने हैं, हटाए हुए चैप्टर नहीं है ये। फिर इसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी वाला चैप्टर, ये आपको पढ़ना है बेटा, ये कक्षा 11वीं का चैप्टर है। ओके, फिर इसके बाद सॉल्यूशंस, विलियन वाला चैप्टर ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, कक्षा 11वीं का चैप्टर पढ़ना है। अच्छे से बना लो, लिस्ट बना लो कि कौन कौन से चैप्टर मुझे नीट 2024 में ध्यान रखने हैं। अगला चैप्टर, अच्छा, इक्विलिब्रियम में दोनों रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य दोनों पढ़ने हैं। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है फिजिकल में रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स और वैद्युत रसायन, ये दोनों आपको कवर करने, और है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो अब आप देख लो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे कितने से चैप्टर रह गए। बहुत सारे टॉपिक इन्होंने हटा दिए हैं, जैसे ठोस अवस्था हटा दिया है, नहीं देखना है। पृष्ठ रसायन हटा दिया है, ओके, ठोस गैसों की अवस्था वाला चैप्टर हटा दिया है, लेकिन उसको नहीं हटाना चाहिए था, वो तुम्हारे उष्मागतिकी में काम आएगा। तो थोड़ा सा अपन उसको पढ़ेंगे पेड बैच में, ठीक है, उड़ान बैच में भी पढ़ेंगे, आरंभ बैच में पढ़ेंगे, सब में पढ़ेंगे। ओके, फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हमें करनी है। देखो मुश्किल से बहुत ही कम चैप्टर है जो यहां पर है। इसमें
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, पढ़ लिया होगा सबने। पी ब्लॉक, यह एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो नई एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है। लेकिन सर ये पी ब्लॉक में से क्या पूछेंगे? देखो बड़े ही साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, जनरल इंट्रोडक्शन पूछेंगे भाई हम। जैसे पी ब्लॉक के वर्ग संख्या 13 में ऊपर से नीचे जाने में किसमें क्या चेंज होता है, आकार में, बंद कोण में, जो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये पूछ लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप। मतलब ऊपर से नीचे जाने पे, बाएं से दाएं चलने पे, मतलब बेसिक जानकारी पूछेंगे जो आप पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हो सकती है, जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड हो सकती है। पी ब्लॉक में से स्पेशली ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे जैसे कोई अभिक्रिया आ जाएगी पी ब्लॉक की, ऐसा नहीं पूछेंगे। सिंपल सा टॉपिक पूछेंगे, साफ साफ बता रखा है इन्होंने। डीएमएफ ब्लॉक, ये ध्यान रखना है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये ध्यान रखना है। ये टॉपिक से जो पूछे जाएंगे। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर एक को सारी बातें ध्यान रखनी, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हटा है, जो ज्यादा थ्योरी वाला था वो हटा है। आईयूपीएसी है, समावयवता है, जीओसी है, ये आपको पढ़नी है अच्छे से बेच में। ओके, फिर यहां पर सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही है आईयूपीएसी, समावयवता, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड, कक्षा 12वीं का चैप्टर है, ऑर्गेनिक का क्लास 12 का चैप्टर, ये आपको पढ़ना है। फिर यहां पर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये पढ़ना है, पूरा पढ़ना है ना, ध्यान रखना है इनके बारे में। ओके, और यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये पूरा पढ़ना है। एमीन वाला जो दे रखा है इन्होंने वो पूरा पढ़ना है अच्छे से। और बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर अच्छे से कवर करने हैं। और एक यहां पर एक टॉपिक और है, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल होते हैं ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हो गए, तो कैसे किसी आयन का परीक्षण किया जाता है, प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है, कोई कार्बनिक यौगिक के उसमें नाइट्रोजन का आकलन कैसे किया जाता है, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहां पर इनसे ये पूछेंगे, जो कि हम बैच में पढ़ते ही हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इन्होंने एक हमारा काम आधा कर दिया कि हमारे चैप्टर कम कर दिए, है ना। अब हमें कम पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, बस इन्हीं को पढ़ लो, इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो ये था बेटा केमिस्ट्री का। अब यहां पर बात करेंगे हम फिजिक्स के बारे में, जिसमें आपको पालीवाल सर बढ़िया से बताएंगे ही बताएंगे। तो ये चैप्टर की लिस्ट बना लेना, ये हमें पढ़ना है, और इसके अलावा जो भी है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। चाहे दैनिक जीवन में रसायन हो जाए, चाहे बहुलक वाला चैप्टर हो जाए, चाहे पर्यावरणीय रसायन हो जाए, वो नहीं पढ़ने इनके अकॉर्डिंग। तो यही बात सामने आई है। ओके ओके सर। जी सर, अब आप बिल्कुल सर। अब आप ये भी बता दीजिए कि फिर फिजिक्स का, मतलब सॉरी, केमिस्ट्री का पहले बात कर लेते हैं, फिजिक्स की बात करूंगा मैं। तो केमिस्ट्री का पेपर टफ आएगा सर। अब चैप्टर और कम हो गए, हाँ। क्वेश्चन तो उतने ही रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन तो 50 ही पूछेंगे, लेकिन अब चैप्टर कम हो गए, तो अब एक एक चैप्टर पे इनको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उनसे और ज्यादा सवाल आएंगे। बिल्कुल सर। अब जैसे कि बहुलक वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो अब किसी और दूसरे चैप्टर से आ जाएगा। ठोस अवस्था से नहीं आएगा, तो फिजिकल का कोई दूसरा चैप्टर वो लपेटेंगे। तो आपको अब और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हर एक चैप्टर पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, मैं फिजिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में चैप्टर तो कोई सा हटा नहीं है ना। और चैप्टर के बीच बीच में से अगर ये वाला तो जो सिलेबस है ये तो एनएमसी ने रिलीज किया। इसके अलावा अगर आपके पास एक और पीडीएफ जो पिछले साल आई थी, जिसमें आपको एनसीईआरटी में बताया गया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, तो अगर आप वो वाली पीडीएफ खोलकर भी देखो, मैंने दोनों से कंपेयर करा कि यार कौन कौन से नई एनसीईआरटी में टॉपिक हटा दिए गए थे, अपडेटेड सिलेबस जो एनसीईआरटी में आया था, और साथ ही साथ ये वाला सिलेबस। तो इनमें मुश्किल से पूरे फिजिक्स में आपको गिनती के 4-5 टॉपिक मिलेंगे जो थोड़े से ज्यादा समय लगते थे, जिनको पढ़ने से 1 घंटे, जिनको पढ़ने में या पढ़ाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, वो हटे बस। मतलब कुल मिला के आप अगर मान के चलो कि फिजिक्स पूरा पढ़ रहे थे, है ना, और फिजिक्स का सिलेबस आपका खत्म होता 10 मार्च को, तो अब ये जो टॉपिक हट गए हैं उनकी वजह से आपको फिजिक्स का सिलेबस मोटा माटी तौर पे 7 मार्च को खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिजिक्स में 1.5 घंटे की 2-3 क्लास से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ा है। तो
पूरा सिलेबस फिजिक्स का पढ़ना ही होगा, जैसे हम पढ़ रहे थे वैसा का वैसा पढ़ना ही होगा, क्योंकि जो अपडेटेड एनसीईआरटी उसमें से यार बहुत सारे डेरिवेशन हटा दिए गए। तो वो जो डेरिवेशन हटा, तो नीट में से भी हम सर डेरिवेशन तो करते नहीं थे, हमें तो फॉर्मूले से मतलब है और क्वेश्चन से मतलब है। तो डेरिवेशन जो हटे हैं वो बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, फिजिक्स में स्पेशली, है ना। नीट में एज सच कोई चेंज नहीं है। फिर भी पूरे सिलेबस से मैं आपको कुछ टॉपिक के नाम बता देता हूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। या ये वाले जो टॉपिक है, ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार हट जाता हूं। ये वाले जो टॉपिक है जो ज्यादा समय लेते थे पढ़ने में या पढ़ाने के लिए, और वो हट चुके हैं। बाकी इसके अलावा और छोटी छोटी सी बातें हटी है कि जैसे आपको इसके अलावा रेनबो वगैरह कैसे बनता था, या रेनबो के ऊपर सवाल नहीं आएगा, या इसके अलावा और 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम पहले भी नहीं पढ़ते थे, है ना। तो पहले भी नीट में नहीं पढ़ाया जाता था वो, जैसे इलेक्ट्रोस्कोप हट गया, तो इलेक्ट्रोस्कोप पहले भी नीट में नहीं था, आज भी पहले भी नहीं पढ़ाते थे, अब भी नहीं पढ़ा रहे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जो ज्यादा फर्क पड़ता है उनमें से ये टॉपिक्स है। तो क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स बता देता हूं। सबसे पहले हीट इंजन, जो हम ऊष्म गतिकी पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें सिलेबस में साफ लिखा गया है कि देखो यार, ये इसके पहले भी बता देता हूं, ये पहला चैप्टर है ना, मात्रक और मापन, फिजिक्स। यहां पे फिजिक्स एंड मेजरमेंट लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नामांकन गड़बड़ कर दिया इन्होंने। लेकिन यहां पर यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर था हमारा, या हमने जो इसके पहले वाला चैप्टर भी था फिजिकल वर्ल्ड जो था, वो तो वैसे भी हमने उसे नहीं छुआ था, फिजिक्स में उससे ज्यादा सवाल नहीं आते। तो यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और मापन, उसमें सारे टॉपिक है। अच्छा, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सी बात इसी चैप्टर में बता देता हूं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हट गया है सिलेबस से, लेकिन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज नहीं हटा है सिलेबस से। यहां पर भले ही इसने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की बात नहीं करी है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे, अभी मैं जाऊंगा नीचे, और नीचे जाकर उसमें एक लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, तो जो जो एक्सपेरिमेंट है उसमें सबसे ऊपर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का नाम लिखा हुआ है, मतलब वो हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा काइनेमेटिक्स, है ना, मतलब कि यहां पर जो हम बल गति की, शुद्ध गति की बातें करते हैं, यांत्रिकी में, उसमें सारे टॉपिक से, सारे चैप्टर से इसमें कुछ नहीं बदला है, आपको सब कुछ पढ़ना ही होगा। यहां पर पूरा सरल रेखा में गति, फिर उसके अंदर द्विविमीय गति, प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, गति के नियम में सारे टॉपिक लिखे हुए, सब कुछ लिखा हुआ है गति के नियम में, जैसा जैसा एनसीईआरटी में है। इसके डेरिवेशन हटा दिए गए हैं, डेरिवेशन वही वाली बात है, डेरिवेशन हमें वैसे भी नीट में नहीं पढ़ने थे। इसके अलावा साथ ही साथ कार्य ऊर्जा शक्ति, पूरा चैप्टर है कार्य ऊर्जा शक्ति में, संघट वगैरह भी सब कुछ है इसमें, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति भी है। फिर उसके बाद में घूर्णी गति, तो घूर्णी गति में यहां पर, है ना, सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र के बारे में बताई गई है बात है कि द्रव्यमान केंद्र हम ऑलरेडी अलग से चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आरंभ बैच में पढ़ चुके हैं, आने वाले बैचेस में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें रोटेशनल मोशन या घूर्णी गति में एक टॉपिक होता था जिसे बोलते हैं लौटनी गति या रोलिंग मोशन, वो लास्ट टॉपिक होता था। तो वो टॉपिक पढ़ने में वैसे भी आपका आधा 1 घंटा लगता है, तो वो भले ही यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगा अपनी क्लासेस में। क्यों? क्योंकि यहां पर इन लोगों ने लिख रखा है कि हम आपसे रोटेशनल मोशन और कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन पूछेंगे हम आपसे, मतलब हम आपसे जो स्थानांतरण गति और लौटनी गति, स्थानांतरण गति और घूर्णी गति का पूरा कार्यक्रम पूछा जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर ही लौटनी गति बनता है, तो वो तो बोल देंगे भैया ये हमने लिखा था तो आपसे पूछ लिया, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, वो वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ना, तो वो वाला टॉपिक भी आप चाहो तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये वाला टॉपिक, ठीक है, लौटनी गति या रोलिंग मोशन, ये भी एज सच सिलेबस में नहीं है रोलिंग मोशन, लेकिन मैं आप लोगों को इसे पढ़ाऊंगा, लौटनी गति, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके साथ ही साथ सब कुछ है, 11th में कुछ नहीं हटाया गया है। इसके अलावा आप जैसे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण में भी पूरा लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों और तरलों के यांत्रिक गुण, उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है, जो पहले थे सारे टॉपिक अभी भी है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मगतिकी में यहां पर जो द्वितीय नियम लिखा है थर्मोडायनेमिक्स का, ऊष्मगतिकी का, उसके आगे हीट इंजन और हीट पंप या रेफ्रिजरेटर लिखा जाता था, जो नहीं है सिलेबस में और नई एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर पहला टॉपिक जो हटा है वो हीट इंजन या ऊष्मीय इंजन, और इसके बाद में रेफ्रिजरेटर जो इसके साथ में होता था, वैसे भी उसको पढ़ने में 1 घंटा लगता था, तो वो हट गया है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्लास 11th में
है ना। यहां पर पूरा का पूरा चैप्टर वैसा का वैसा है। अच्छा, यहां पर जो एसएचएम या दोलन होता था, तो दोलन में से इन्होंने आखिरी में, है ना, एक डैम्ड ऑसिलेशन वगैरह हम पढ़ते थे, तो उसमें वो वाला टॉपिक वैसे भी नीट में ऐसे उस पर कभी सवाल आता नहीं था, और वैसे भी हम पढ़ते थे उसको पढ़ने में 15 मिनट लगते थे, वो हटा दिया गया है, तो वो नहीं है सिलेबस में। इसके अलावा जो दोलन और तरंगे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आखिरी में यहां पर हुआ करता था, डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव हट चुका है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना, मतलब इसको पढ़ने में 1 क्लास के करीब लगभग लगता था क्वेश्चन मिलाकर। तो ये वाला टॉपिक हट चुका है जो हमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हम आते हैं क्लास 12 में यार सब कुछ ही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैट्स या स्थिर विद्युतिकी में जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं, जितने टॉपिक्स होने चाहिए थे, सारे के सारे टॉपिक्स यहां पे लिखे हुए, सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा में, हाँ, इसमें 2 टॉपिक नहीं लिखे गए हैं। एक सबसे पहले कलर कोडिंग नहीं लिखा गया। कलर कोडिंग जो एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती थी, है ना, 15-20 मिनट लगते थे पढ़ने में, चलो ठीक है 20 मिनट बच गए हमारे। तो कलर कोडिंग या वर्णक्रम, लेकिन यार ये होना चाहिए था, है ना, क्योंकि अगर ये हट जाएगा तो एक बहुत आसान सा सवाल, बस एक टेबल याद करना, वैल्यू देखना है, आंसर लिखना होता था, तो यह टॉपिक हटा दिया गया है। कोई बात नहीं, एक आसान सा सवाल अब हमारे हाथ से निकल गया है। इसके साथ ही साथ पोटेंशियोमीटर या विभव मापी या पोटेंशियोमीटर भी इसी चैप्टर का होता है, लास्ट टॉपिक होता है, लेकिन वो नई वाली एनसीईआरटी में भी नहीं है और इसके अंदर सिलेबस में भी नहीं लिखा गया है यहां पर। तो यहां पे किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु और मीटर ब्रिज तक ही कहानी लिखी गई है। इसके बाद में विभव मापी होता है जो नहीं दिया गया है सिलेबस में। साथ ही साथ इसके आगे वाला चैप्टर पूरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। इसके अंदर जो अगला चैप्टर होता था, मतलब एक चैप्टर तो जिसमें हम मेनली चुंबकत्व के बारे में, मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करेंगे, एक कण जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है उसके ऊपर सारी बातें करेंगे, वो सब कुछ है सिलेबस में। इसके बाद में एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर करके एक और छोटा सा चैप्टर दिया हुआ होता है ना, द्रव और चुंबकत्व। तो उसमें से एक टॉपिक हटा दिया गया है। कौन सा टॉपिक? अर्थ मैग्नेटिज्म या पृथ्वी का चुंबकत्व वाला जो टॉपिक है, हाँ, ये थोड़ा सा परेशान भी करता था बच्चों को, ये वाला टॉपिक हट गया है। इसके अलावा जो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ या सब्सटेंसेस के बारे में जो टेबल वगैरह है, जो सारी बातें आपको पता होना चाहिए, वो है सिलेबस में। तो इसमें से भी कुछ ज्यादा नहीं हटा है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे पूरा है यहाँ पे। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, है ना, तो ये वाला चैप्टर जो भी है इसमें भी सारी बातें हैं, सब कुछ इसमें पढ़ना ही पढ़ना होगा हमें, है ना। प्रत्यावर्ती धारा में एक बात यहां से हटाई गई है, जब एलसीआर परिपथ पढ़ते हैं तो उसके आगे उसका रेजोनेंस आता है ना, और रेजोनेंस के बाद में उसका एक वक्र होता है जो हटा दिया, एक कर्व होता है। तो 5 मिनट यहां पर बच गए हमारे, है ना, तो वो वक्र हमें नहीं पढ़ना होगा। बाकी सब कुछ है सिलेबस में ऐसा का ऐसा। हाँ भाई, प्रकाशिकी में बस एक, मतलब यहां पर बातें सारी ही लिखी हुई है मोटा मोटी तौर पर। बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, या उसमें मतलब एनसीईआरटी में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए हुए थे पन्ने भर के 2-4 से, तो उसमें दिया था कि ये यहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, या इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, या सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य हमें सूर्य अस्त के बाद भी दिखाई देता है या सूर्योदय के पहले सूर्य दिखाई दे जाता है, इन सब का क्या चक्कर है। तो वो वाले जो इफेक्ट्स थे या फिनोमेना थे वो यहां से हटा दिए गए हैं। वो भी थ्योरेटिकल टॉपिक होता था, वैसे भी हम ज्यादा नहीं पढ़ते थे। इसके अलावा तरंग प्रकाशिकी में सब कुछ है ऐसा का ऐसा, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। इसमें एक रिजॉल्विंग पावर वाला टॉपिक था, है ना, विभेदन क्षमता वाला टॉपिक, जिसको पढ़ने में 20 से 25 मिनट लगते थे, वो भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। बाकी आगे पूरी कहानी ऐसी की ऐसी है। हाँ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सा परिवर्तन है, एटम और न्यूक्लिया, है ना, या परमाणु नाभिक वाला जो चैप्टर, तो उसमें नाभिक चैप्टर आधा उड़ गया, आप ऐसा समझ लो। वैसे वो बेचारा बहुत छोटा था, उसमें से भी आधा सिलेबस उड़ गया उसका। ये यहां तक सारी बातें परमाणु को लेकर लिखी हुई है ना, मतलब बोहर मॉडल आएगा, एनर्जी लेवल आएगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह आएगा। फिर इसके हमें नाभिक के बारे में भी सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन यहां पे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में लिखा गया है आपके पास। और उसके बाद में जो डीके होता था, मतलब कि जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, तो ये रेडियो सक्रियता जो होती थी उस पर, हाँ, वो एक भारी टॉपिक में मान सकता हूं जिसको पढ़ने में 1 क्लास के करीब लगता था, वो हटा है।
ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पर जो हम अर्धचालक पढ़ेंगे उसमें लॉजिक गेट नहीं आएंगे, तो लॉजिक गेट जो है वो सीधे सीधे लिखा हुआ है। लॉजिक गेट जो नई एनसीईआरटी है ना, अब यार इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब इन्होंने पता नहीं कैसे ही सिलेबस बना दिया कि जो नई एनसीईआरटी उसमें है नहीं और यहाँ पर नीट के सिलेबस में डाल दी वो चीज। तो अब या तो तुम पुरानी एनसीईआरटी भी रख लो या कुछ चीजें इधर से पढ़ो, कुछ चीजें उधर से पढ़ो। तो ये जो लॉजिक गेट है ये पुरानी एनसीईआरटी में है, नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अब नीट के सिलेबस में तो है लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट वैसे होना भी चाहिए। जब आप इतना ही मेहनत कर लोगे, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, तो एक आसान सा टॉपिक और मजेदार टॉपिक थोड़ी ना छोड़ दोगे इसमें से। चलो, तो ये सारी बातें। और जिसको लगता है कि यार कुछ चीजें हट गई है सिलेबस से, तो वो एक बार यहां पर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो करके जो दिया गया फिजिक्स में उसे देख लीजिए। इसमें आपको जो जो चीजें आपको लग रहा था कि ये छूट गया है वो है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, लो भैया है सिलेबस में। इसके बाद में बाकी सारी बातें तो हम पढ़ते ही है रेगुलरली, है ना। तो ये देखो, ये जिनर डायोड वगैरह, उसमें जिनर डायोड के बारे में नहीं है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ जिनर डायोड वगैरह सब कुछ होगी आपको सिलेबस में। तो फिजिक्स में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। फिजिक्स में बस इतने टॉपिक से मोटा माटी तौर पर जो आप छोड़ सकते हो, और अगर ये पढ़ भी लोगे तो 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ आप पढ़ सकते हो, है ना। तो अब एक बार मैं फिर से कामेश सर को बुलाऊंगा, है ना। और अब मैं आपको बताता हूं एक राज की बात, क्योंकि अब मुझे लगता है सर बारी केमिस्ट्री की है इस बार। बिल्कुल सर, पेपर जो टफ बन सकता है वो केमिस्ट्री का ही बन सकता है, क्योंकि फिजिक्स में कोई ज्यादा सिलेबस में चेंज नहीं आया, है ना। तो फिजिक्स में वैसा का वैसा ही सिलेबस है, तो पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन जो पेपर केमिस्ट्री का बनाएगा और जो केमिस्ट्री बायो का पेपर बनाएंगे, जो भी टीचर, जो भी फैकल्टीज वगैरह पेपर बनाएंगे, उनको ये बात का चैलेंज रहेगा कि यार चैप्टर कम हो गए तो और डिफिकल्ट क्वेश्चन या और अच्छे क्वेश्चन वो लोग ढूंढ कर लाएंगे आप लोगों के लिए। अब क्योंकि चैप्टर कम हो गए, क्वेश्चन तो उतने ही पूछे जाएंगे, तो अब यहाँ पर वही बात घूम करके आती है कि यार इन्हीं में से कुछ निकालना है हमें। तो अब उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे जो कि थोड़ा सा आपका दिमाग घुमाएंगे और थोड़ा सा आपके संयम की परीक्षा लेंगे। तो वहां पर आपको बढ़िया से मेहनत करनी, और हर एक चैप्टर आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाया जाएगा। टेंशन किस बात की यार, आप बढ़िया से बढ़िया बैच में हो जहां पर आपके साथ बढ़िया से बढ़िया टीचर्स है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एक बार उड़ान बैच के बारे में बता बिल्कुल सर, बिल्कुल इनको उड़ान बैच के बारे में बता देते हैं। बेटा यह बैच जैसे कि अभी एक नया सिलेबस आया है, तो नए सिलेबस के साथ एक नया लाइव बैच, इस टाइम पर इंडिया में कहीं पर भी लाइव बैच हिंदी माध्यम के लिए नहीं है, एक नया। तो यहां पर बेटा 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा उड़ान बैच, जिसमें इनको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आइए उनके बारे में 1 बाय 1 हम जाने। पहला फीचर सबसे इंपॉर्टेंट लाइव है। जी हाँ, इसमें भाई आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी, और ऐसा नहीं कि लाइव के बाद ये क्लासेस नहीं देखे हुए। आप चाहो रिकॉर्डेड देखना तो लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड भी आपके पास मिल जाएगी, अवेलेबल रहेगी कोर्स में। और एनसीईआरटी संपूर्ण मिलेगा, जिसमें हर एक चैप्टर का जो जो मेन पार्ट है ना वो हम इसमें आपको देने वाले हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि हमारे हर एक कोर्स की तरह इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। माइंड मैप्स, यार ये ऐसा फीचर है जो कि बच्चों को लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कोई भी चैप्टर है उसको क्विक मेरे को रिवाइज करना है, तो उसमें क्या क्या एक ही बार में मेरे को सब समझ में आ जाए, तो माइंड मैप्स उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर सर टेस्ट किस तरह के होंगे, भाई जैसे नीट के अंदर होते हैं, जैसा फिजिक्स का पेपर आता है, केमिस्ट्री का आता है, बायोलॉजी का आता है, सेम उसी पैटर्न पर उसी तरीके के और उसी लेवल के क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर देते हैं टेस्ट में। और बात आती है सबसे बड़ी कि सर हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम कोर्स का क्या करें, सर फीस बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर मैं बात करूं बेटा प्रेजेंट टाइम पर ये है यहाँ पर डाउटनट के नीट के बैच की सबसे कम प्राइस, जो आई होप हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल सर, है ना। और ये जो बैच रहेगा बड़ा लाइव बैच रहेगा, और इसमें डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी, मतलब लाइव क्लासेस रहेंगे तो उसमें हम आपकी डाउट सॉल्विंग करेंगे और उसके बाद में भी आपको डाउट सॉल्विंग मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया मौका है जुड़ने का नए सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस के साथ। ठीक है, तो ये प्यारा सा वीडियो हम इतना ही रखते हैं, है ना। ज्वाइन करने के लिए नीचे गूगल फॉर्म के लिंक है, आप उसे भर सकते हैं या इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 0124715850 पर। तो अभी का ये प्यारा सा वीडियो इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यार ये जो अपडेटेड सिलेबस को लेकर स्पेशली ना, केमिस्ट्री में काफी सारी बातें हटी है, लेकिन फिजिक्स में ये जो टॉपिक्स है बस इतने से ही हटे हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं छोड़ना है फिजिक्स का।
तो ये वाला वीडियो इतना ही रखते हैं हम मिलेंगे जल्दी आने वाले समय में और उड़ान बैच की लाइव क्लासेस में। तो मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।